नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे। बच्चों, हमें मालूम है कि अगर एक जैसे चार्जेज हैं, लाइक चार्ज अगर होते हैं तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, और अगर अनलाइक चार्जेज होते हैं, ऑपोजिट काइंड के चार्ज होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन उस फोर्स की वैल्यू जिस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है वो फार्मूला हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है। तो आइए उसी फार्मूले को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। बेटा, पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट जैसा है छोटा सा है, ऐसा नहीं है। उनकी एक बड़ी साइज भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो भी साइज है उसके कंपैरिजन में उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर उनके बीच का सेपरेशन उनकी साइज के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो इनको हम मानते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर एक चार्ज है बच्चों Q1 और ये है Q2, और ये R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा वो फोर्स बेटा इन दोनों के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है। According to this law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब बच्चों, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे बेटा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों, यहां पर K जो है वो K क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ये जो K है, इस K की वैल्यू बेटा डिपेंड करती है कि वो चार्जेस कौन से मीडियम में रखे हुए हैं, उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है कि ऐसा सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम separating the charges and system of units। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करती है। अब हम मान लेते हैं बच्चों कि ये जो दोनों चार्जेस हैं हमारे, ये रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं फॉर वैक्यूम। अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं, या एयर भी हम मान सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। अगर वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं और हम काम ले रहे हैं एसआई सिस्टम, तो बच्चों के जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। अब बच्चों, इस के की यूनिट क्या होगी वो हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से देखो, के को मैं क्या लिख सकता हूं? के इक्वल टू हो जाएगा बच्चों FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। इस के की जगह FR, ये R स्क्वायर उधर गया, ये इधर आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम अगर कैलकुलेट करें के की यूनिट तो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कि सीजीएस सिस्टम में हम इसकी वैल्यू देखें, सीजीएस सिस्टम में के की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1। अब यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम्ब की जगह स्टेट कूलम्ब, जिसको हम लिखते हैं ESU का स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू होती है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों तो के की वैल्यू हम 9 × 10⁻⁹ जो कि ऐसे सिस्टम में है वो हम काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर डेरिवेशन में के को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई तो के की वैल्यू ये और होती है बच्चों, यहां पर के इक्वल टू 1/4πε0। इसको हम बोलते हैं
ये जो सिंबल है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये एप्सिलॉन जो होता है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम। ये बच्चों वैक्यूम के लिए एक फंडामेंटल कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है, और इसकी वैल्यू मैं आगे बताने वाला हूं आपको। अब अगर मैं के की जगह ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दूं, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। बच्चों हम कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। तो देखिए उसी फार्मूला इक्वेशन सेकंड को मैं यहां पर लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एफ इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट उधर हो गया, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चों इस फार्मूले से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखते हैं। तो देखिए यूनिट हम देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, ये ऊपर Q1 Q2 दो बार है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम स्क्वायर, एफ की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से हम निकाल लेंगे। देखिए हमें मालूम है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए चार्ज जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1 T1, लेकिन बच्चों चार्ज यहां ऊपर दो बार है तो हम लिख देंगे इसको A2 T2। सिमिलरली 4 पाई की कोई यूनिट डायमेंशन होती नहीं है, कांस्टेंट क्वांटिटी है बच्चों, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई M1 L1 T-2। डिस्टेंस आर स्क्वायर की हो जाएगी बच्चों L2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास M-1 L3 T, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा A2। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं 1/4 पाई K। अब बच्चों इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है वो रख देंगे हम। तो देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। इनको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है मैंने आपको पहले बता रखी है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी यूनिट है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है और ये उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कूलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए इसको ढंग से समझते हैं हम बच्चों। हमारे पास सपोज ये क्या है, वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास यहां पर और एक पॉइंट चार्ज है यहां पर, इसकी वैल्यू Q1 है, इसकी वैल्यू Q2 है। अब इसका ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं Q1 का पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों R1 वेक्टर, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही अगर Q2 को पोजीशन वेक्टर देखें तो बच्चों वो है R2 वेक्टर। लेकिन हम जब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हैं उससे हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम तो ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं,
कैसे भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ। बच्चों ये वाला जो चार्ज है इसको ये वाला जो चार्ज वो इस Q2 को इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों इधर, जिसको मैं लिखूंगा F21। और इसको रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, तो यहां पर इसको मैं लिख दूंगा F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है बच्चों, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हैं R1 R2। अगर मैं यहां पर खड़े, मैं बोले तो ऑब्जर्वर कोई भी यहां खड़े होके अगर इसको देखे तो उसकी नजरें इधर होंगी और डिस्टेंस होगी ये वाली, और उसको मैं बोल रहा हूं बच्चों R12 वेक्टर। इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। सिमिलरली अगर यहां पर खड़ा होके कोई ऑब्जर्वर इसको देखे तो उसकी नजरें इधर होंगी और डिस्टेंस होगी ये वाली, उसको हम बोलेंगे बच्चों R21 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये R1 क्या है बच्चों, देखिए R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर निकालना चाहते हैं कि Q1 का पोजीशन वेक्टर Q2 के रेस्पेक्ट में कितना है और Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के रेस्पेक्ट में कितना है, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा, हमें वेक्टर एडिशन का जो ट्राइंगल लॉ है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2, वो हम निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर हमें निकालना है ये वाला जो ट्राइंगल, उसमें देखना ये वेक्टर R2 वेक्टर और इस डायरेक्शन में कौन सा है R12, इन दोनों का जो सम है वो इस R1 के इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से। तो देखिए इसको हम लिखते हैं बच्चों R2 वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन में कौन सा है R12 वेक्टर इक्वल टू किसके हो जाएगा, R1 वेक्टर के बच्चों। अब ये R2 को उधर भेज दूंगा तो R12 जो है बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर बात करें अपन, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, वो क्या मिल जाएगा बच्चों, अब की बार इधर से देखो ट्राइंगल वही है, ये वाला वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है R21, इन दोनों का जो सम है वो इस थर्ड वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर आ जाएगा बच्चों। अब R21 हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बच्चों अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा। अब इस R1 माइनस R2 की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, R12, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर आ गया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या पता चला, ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। R21 और R12 क्या है बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं। लेकिन जब हम वेक्टर देखते हैं पोजीशन वेक्टर तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, माइनस साइन तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है R12 के मैग्नीट्यूड के। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वल हैं तो सेम चीज से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो देखिए R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड इक्वल टू माइनस यहां पहले से लगा हुआ है R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। अब बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास R21 वेक्टर, R21 कैप आएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस यहां पे है और इसको हम लिख देंगे R12 कैप।
ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। तो देखिए यहां हम देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो देखिए बच्चों Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स कौन सा लग रहा है, इधर लग रहा है, ये वाला F12। तो F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन F12 की डायरेक्शन किधर है बच्चों, इस R12 की डायरेक्शन में। तो यहां लिख देंगे R12 का स्क्वायर, और यहां वेक्टर लगा रहे हैं तो यहां R12 कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल रहा हूं। सिमिलरली अगर बात करें फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, देखिए बच्चों इस सेकंड चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है F21। तो आ जाएगा हमारे पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमें मालूम है इस R21 की जगह अगर मैं R12 रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना वेक्टर के है मतलब मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो यहां से दोनों के सेम है। लेकिन इसकी जगह मेरे को अगर R12 लिखूंगा तो मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन यहां आ जाएगा R12 स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिखूंगा तो माइनस ऑफ R12 कैप आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर माइनस को मैं आगे ले लेता हूं, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। अब बच्चों यहां से देखिए के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F12। तो क्या आ जाएगा बच्चों, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। ये थोड़ा सा एंगल चेंज करते ही पेन का कलर चेंज हो जाता है बच्चों। तो देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि Q1 चार्ज जो है वो इस Q2 पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाता है। दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, बट उनके डायरेक्शन जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। और ऐसा किस में होता है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, एक्शन रिएक्शन जो लॉ है वहां पर ऐसा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ओबे करता है, उसको फॉलो करता है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है बच्चों, तो अब हम कूलम्ब्स लॉ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो अभी अभी हमने देखा है। यहाँ पर जैसे ये एक चार्ज था, ये एक चार्ज है, और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाता है और ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया था बच्चों अभी। तो हम बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का ऐसे होते हैं बेटा कि ये जो इन चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग ही लगते हैं। चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, वो जो फोर्स है वो दोनों को लाइन जो ज्वाइन करती है उसके अलोंग लगते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान रखना है कूलम्ब्स फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स है उसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है थ्योरेटिकली। तो लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली हमें मालूम है, हमने फॉर्मूले से अभी अभी देखा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट तक नहीं होती है, प्रैक्टिकली भी लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा रेंज है। तो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 से 10⁻+18 मीटर तक। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड है कब, जब वो दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं वो रेस्ट में हो। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि हमें मालूम है जब चार्ज मूव करता है तो
उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड नहीं कर सकते, वहां पर हमें लॉरेंस फोर्स यूज करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड है ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, कूलम्ब्स लॉ के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बच्चों। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, चार्ज रेस्ट में हो जब एप्लीकेबल है। अब बच्चों एक चीज और है छोटी सी, वो हालांकि बता चुके हैं, अगर Q1 Q2 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, अब ग्रेटर देन 0 कब आएगा, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ग्रेटर देन 0, अगर दोनों नेगेटिव है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव में आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में फोर्स कैसा लगता है बच्चों, रिपल्सिव। तो ध्यान रखना है, इफ Q1 Q2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है बच्चों तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये थे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम करते हैं बच्चों कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इज। देखिए बच्चों हमारे पास ये बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बच्चों, R इज इक्वल टू 1 मीटर पे। पूछा क्या है, उन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, हमें F मिनिमम पूछा है बच्चों। तो देखिए दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों हमें चार्जेस की वैल्यू गिवन नहीं है कि चार्ज कितने, हमें पूछा है कि दो चार्ज हैं उनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है। तो बच्चों फोर्स मिनिमम कब होगा, जब चार्ज मिनिमम होंगे, और चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे कि Q1 और Q2 जो है वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, तभी फोर्स मिनिमम होगा बच्चों। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू K और Q1 और Q2 दोनों की जगह E रखेंगे तो E स्क्वायर अपॉन में R हमें गिवन है बच्चों 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K E स्क्वायर। बस यहां पे हमें ये सोचना था कि फोर्स मिनिमम कब होगा बच्चों, जब चार्ज मिनिमम होगा। चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल बच्चों। तो हमारे पास K E स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 3 चार्जेस प्लस Q, स्मॉल q and capital Q are placed respectively at distances 0, d/2 and d from the origin on x axis। पहले यहां तक देखते हैं बच्चों, हम ये है x axis और इसको मान लेता हूं कि ये origin है बच्चों। अब 3 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस का Q, स्मॉल q और कैपिटल Q, कहां कहां रखे हुए हैं, 0 पे, origin पे, d/2 पे और d पे। तो बच्चों एक चार्ज तो रखा हुआ है प्लस Q origin पे, फिर यहां से d/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है और d/2 पर कौन सा रखा हुआ है, हमारा स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। फिर एक d डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है बच्चों, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, प्लस का कैपिटल Q। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 इज 0। यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो पूछा है देन वैल्यू ऑफ स्मॉल q, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल है बच्चों, हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को देख लेते हैं। हम देखेंगे कि इस पर इसकी वजह से फोर्स फाइंड कर लो, इसकी वजह से फोर्स फाइंड कर दो, उसको इक्वल टू 0 कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में फोर्स, नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 दोनों कैपिटल Q है तो Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बच्चों, D स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि ये जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो कितना है बच्चों, 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दो। अब ये जो टर्म है उधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, K कैपिटल Q स्मॉल q, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, D स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर लिख देता हूं बच्चों, इक्वल टू ये उधर जाके माइनस K Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, K से K कैंसिल हो गया, एक Q से कैपिटल Q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 4 स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q। अब Q हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, माइनस q बाई 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास।
कौन सा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ठीक है बच्चों, देखो इनको समझते हैं। एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज रखा है माइनस क्यू, और कुछ डिस्टेंस आर पे रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो उनके बीच में फोर्स लगता है एफ। अब उस एफ की वैल्यू क्या होती है हमें मालूम है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज माइनस का है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट फिलहाल लिख देता हूं। अब हम यहां देख रहे हैं, आगे बोल रहा है कि इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। अभी बोला है चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे हम चार्ज ट्रांसफर्ड। तो चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा? 25% ऑफ चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू ए पर रखा हुआ है उसका। तो यहां इसका 25% निकालेंगे हम, 25 अपॉन 100 इंटू क्यू, ये कितना हो जाएगा? 4। तो बच्चों Q/4 जो है वो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से यहां। बच्चों ये दो चार्ज थे, इनके बीच में फोर्स लग रहा था इतना। अब बोल रहा है कि अगर इस चार्ज का 25% इधर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो नया फोर्स कितना होगा, यही पूछा है अपने से। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? तो यहां हम देखते हैं, तो अगर इसका चार्ज इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं इतना चार्ज, तो इसका नया चार्ज कितना हो जाएगा? Q8s की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले चार्ज था बच्चों इस पर Q, इसमें से इतना चार्ज मैं माइनस कर रहा हूं। माइनस क्यों? क्योंकि इसमें से निकालेंगे और इसको देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4Q, तो ये आ जाएगा 3Q/4। सिमिलरली QB डैश, अब इसका जो चार्ज निकला ये Q/4 वो इसको हमने दे दिया है बच्चों, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा बाद में? पहले चार्ज था इसके पास माइनस क्यू, अब इसको हमने चार्ज दिया तो उसमें अपन ऐड कर देंगे ये वाली क्वांटिटी Q/4। तो बच्चों -4Q प्लस Q, तो -3Q/4। ठीक है, अब नया फोर्स फाइंड करना है, डिस्टेंस उतनी है, डिस्टेंस को नहीं छेड़ा है। तो देखते हैं एफ डैश क्या हो जाएगा बच्चों? एफ डैश के Q8s की वैल्यू कितनी है? 3Q/4। QB डैश -3Q/4 अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ डैश इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूं, के Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बचा क्या? 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। अब बच्चों इस पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एफ। तो एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9F/16। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। यहां पर सबसे पहले हम यहां तक का काम जो है वो दे रखा है वो बना लेते हैं। ये 2 चार्ज है बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी Q है और ये भी Q है, और ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगता है F। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी बोल रहा है इफ द चार्जेस आर हाउड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर इन ईच चार्ज। बच्चों चार्जेस को क्या कर रहा है? ये हाफ कर रहा है। चार्ज को हाफ कर दो के सेकंड में। यहां पे क्या लिख देंगे? Q/2, यहां पर भी Q/2, और डिस्टेंस को क्या कर रहा है बच्चों? ये डबल कर रहा है, तो R की जगह हम क्या कर देंगे? 2R। तो F डैश हमें फाइंड करना है। F डैश क्या हो जाएगा? लगा दो बच्चों, के Q1 की जगह Q/2 अपॉन डिस्टेंस 2R का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या जाएगा? के क्यू स्क्वायर, और यहां पर 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर, 4 यहां से मिलेगा तो आ जाएगा बच्चों 16R स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू, अब देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? F।
तो बच्चों एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F/16। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों हमें वैसे पता है यार कि चार्जेस को हाफ करेंगे, अगर चार्जेस को मैं कम करूंगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। दूसरा, डिस्टेंस अगर मैं डबल कर दूंगा तो फोर्स और कम हो जाएगा। तो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/16 टाइम्स वो हो जाएगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं, वो है ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। अब की बार चार्जेस को डबल कर रहा है एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जो हमने किया है, बस सीन को बदल दिया है। ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों। मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा बच्चों? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। अब आगे हमें बोल रहे हैं कि उनके बीच के डिस्टेंस, ये 2 चार्ज थे r डिस्टेंस पे रखे थे तब ऐसा फोर्स लगा। अब ये बोल रहा है कि चार्जेस को मैं डबल कर दूं, तो चार्जेस को डबल कर दो बच्चों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। Q1 जो पहले था उसको 2Q1 कर दूं और इसको 2Q2 कर दूं, लेकिन इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें अपन। तो पहले r थी, अब r/2 कर देंगे। तो नया फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा वो हमें देखना है। तो ऐसा ही इसने बोला है कि नया फोर्स n टाइम्स हो जाता है। मान लेते हैं, अपन लिख देते हैं F डैश इज इक्वल टू n इंटू एफ हो जाता है, ऐसा हमें गिवन है बच्चों। तो देखिए अब इस F डैश की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कूलम्ब्स लॉ से तो क्या हो जाएगा, कि Q1 कितना है हमारे पास 2Q1, Q2 कितना है 2 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना कर दिया r/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये r², और दूसरा 2 इंटू 2 4 यहां से हो जाएगा, ये नीचे 4 ऊपर जाके 16 हो जाएगा बच्चों ये। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां से F लिख सकता हूं। तो आ जाएगा हमारे पास F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू एफ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए इसको कंपेयर करें हम इस इक्वेशन से, F डैश इज इक्वल टू एफ, तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। देखिए बच्चों यहां पर एक चार्ज यहां पे है बच्चों, एक चार्ज यहां पे है, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस 3 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है प्लस 8 माइक्रोकूलम, और ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 40 न्यूटन। तो हमें मालूम है F की जगह तो मैं 40 लिख देता हूं, कि Q1 की जगह आ गया बच्चों 3 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह आ गया 8 माइक्रोकूलम अपॉन r², और ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं। अब बच्चों दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। आगे क्या बोल रहा है, इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अगर एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें भी ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा वो पूछा है। बहुत आसान है बच्चों। तो देखो न्यू फोर्स, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पर जो चार्ज रखा है उसका नया चार्ज क्या हो जाएगा, -5 ऐड करने पर, तो उसको मैं लिख दूं QA डैश लिख लेता हूं यहाँ पे। तो पहले चार्ज था बच्चों प्लस 3 माइक्रोकूलम, उसमें ऐड कर रहा है -5 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा बच्चों -2 माइक्रोकूलम नया चार्ज। उसके बाद हम बात करें QB डैश, तो बच्चों पहले कितना था प्लस 8 माइक्रोकूलम, उसमें ऐड कर रहा है -5 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 माइक्रोकूलम। अब नया फोर्स फाइंड करना है अपने को, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, के QA डैश की वैल्यू कितनी है -2 माइक्रोकूलम, QB डैश प्लस 3 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस उतनी ही रख रहा है, डिस्टेंस के लिए हमें कुछ नहीं बोला, तो डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस F डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं हम। तो देखिए F डैश अपॉन 40, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r² से r² तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और k से भी k कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, एक बार बाद में कैंसिल कर देंगे, बाकी जो हो रहे हैं 2 माइक्रोकूलम इंटू प्लस 3 माइक्रोकूलम
अपॉन नीचे क्या आ जाएंगे 3 माइक्रोकूलम और ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइक्रोकूलम। अब 3 माइक्रोकूलम से 3 माइक्रोकूलम, इस माइक्रोकूलम से ये वाला माइक्रोकूलम कट गया, तो ये 2 से 8 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो एफ डैश अपॉन 40 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -1/4। ये 40 उधर चला जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू -40/4, एफ डैश इज इक्वल टू -10 न्यूटन। देखिए बच्चों यहाँ पर जो फोर्स है वो डिक्रीज हो गया है -10, जो पहले लगा रहा था 40, और ये माइनस का मतलब क्या बोल रहा है हमें कि पहले दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो रिपल्सिव फोर्स था, या माइनस ये बोल रहा है कि अब -5 माइक्रोकूलम ऐड करने पर जो फोर्स हो जाएगा उनके बीच वो अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो बच्चों ये थे कूलाम्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कूलाम्स लॉ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और चीज़ें समझ में आपको आई हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।